Hello everyone, in this video we are going to talk about class 11th biology chapter 2। क्या नाम है चैप्टर नंबर 2 का? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सीधा सा मीनिंग इस सामने दिखता है कि बायोलॉजी में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करना क्यों इम्पोर्टेंट है उसका भी रीज़न आपको पता ही होगा, क्योंकि 17 to 18 लाख जो स्पीसीज़ को हमने नाम दिया है उनको अंडरस्टैंडिंग में लाने के लिए, समझने के लिए हमें उनको क्लासिफाई करना ज़रूरी है। जिस तरीके से लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, सब लाइन से जमी होती हैं, आसानी से हम वो बुक को आसानी से ले सकते हैं, इजी से कैरी कर सकते हैं। हम अगर मान लेते हैं कि 1 लाख बुक का एक पूरा लाइब्रेरी है, तो 1 लाख बुक को अगर आप मिक्सअप कर दोगे तो हमें बुक्स ढूंढने में परेशानी आ जाएगी। अगर हमें सारी बुक एक पर्टिकुलर एक बुक लेना है, उसकी सारी लेना है, सारी की सारी ढूंढना है, तो बहुत समय चला जाता है। तो लाइब्रेरी कैसे जमी होती है? लाइन से, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस टाइप से। और ग्रुप ए में कौन सी बुक्स हैं वो भी लिखा रहता है। तो जैसे हम लाइब्रेरी के फ़ाइल में जाके देखते हैं कि कौन सी बुक हमें चाहिए, फ़ाइल ओपन करते हैं, निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही हमें इन सभी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना होता है, इनको क्लासीफाई करना होता है। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे है, ठीक है, और कौन कौन से इसमें किंगडम हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन। सिंस द डाउन ऑफ द सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया। सबसे पहले अगर नाम आता है तो कार्लोस लिनियस का आता है, जिनने डिस्कवरी दी थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। यहाँ पे किंगडम हम उसको कहते हैं जो पर्टिकुलर किसी मतलब बहुत सारी मल्टीपल स्पीसीज़ किसी एक ग्रुप में आती हो, ठीक है। किंगडम मतलब राज्य, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप, तो उसको हम क्या बोलते थे? किंगडम। तो ऐसे उनने 2 किंगडम दिए थे। एक किंगडम का नाम रखा था प्लांटेई और दूसरे किंगडम का नाम रखा था एनिमेलिया। प्लांटेई में सारे प्लांट को उन्होंने डाल दिया था, एनिमेलिया में सारे एनिमल्स को डाल दिया था। पर यहाँ पर उनके बहुत सारे एक्सेप्शन थे। बट दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। इनने क्या किया? प्लांट में सब प्लांट को डाल दिया, एनिमल में सब एनिमल को डाल दिया। तो उससे बहुत बड़े मिसकॉन्सेप्ट आ गए, क्योंकि प्लांट के अंदर कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया थे जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते थे, पर वो तो बैक्टीरिया थे, तो वो प्लांट में कैसे जा सकते? और कुछ ऐसे मतलब ऑर्गेनिज्म थे जिनकी प्लांट में जैसे सेल वॉल होती है, प्लांट की सेल के अंदर सेल वॉल होती है, ऐसे उनके अंदर भी सेल वॉल थी, पर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे, वो हेटेरोट्रॉफिक थे। जैसे वो कौन थे? फंगी। तो फंगी को भी उन्होंने प्लांट में डाल दिया था। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। अब जैसे प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। क्या होता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? तो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स कुछ नहीं है, नथिंग। एक टाइप की सेल अगर लेते हैं, सपोज ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, अगर ये न्यूक्लियस फुल्ली डिफाइन है, अच्छे से डिफाइंड है, मतलब पूरा डेवलप्ड हो चुका है न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है इसके ऊपर, मतलब ये जो है इसके ऊपर मेम्ब्रेन है, इसके पास जितने भी ऑर्गेनेल है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोज हो गया, सबके ऊपर क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी सब पे एक लेयर चढ़ी हुई है, मेम्ब्रेन लगी हुई है। तब हम इस टाइप के सेल को यूकैरियोट सेल कहते हैं। क्लियर है? मतलब ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस पूरा मेम्ब्रेन के अंदर क्लोज है, तो उसको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। लेकिन ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी नहीं है, खाली एक फ्लूइड है, ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ऐसी सेल को हम प्रोकैरियोट सेल कहते हैं। प्रोकैरियोट सेल, ठीक है। अब वापस अपने कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स तो समझ लिया, अब पढ़ते हैं यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर। एक सेल के ऑर्गेनिज्म को यूनिसेल्युलर बोलते हैं, और मल्टीपल सेल 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत लाखों करोड़ों, जैसे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम खुद आते हैं, तो हमारा एक हाथ भी देखें ना तो लाखों सेल का बना है, तो हम उनको क्या बोलते हैं? हम हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बेटा, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। फिर भैया एक नए साइंटिस्ट आए जिनने समझाया हमें कि यार ऐसे मत करो, ऐसे काम करो। कैसे? R.H. विट्टेकर, यहाँ पे आर लगा लेना आगे। R.H. विट्टेकर जी ने 1969 में प्रपोज किया था अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर, उनने 5 किंगडम दिए डायरेक्ट: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेई, एनिमेलिया।
इन 5 किंगडम को इनको देने के पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट किए थे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सही होता गया, कुछ नई कॉन्सेप्ट आए, कुछ नए आए, तो ऐसे करके लास्ट में R.H. विट्टेकर ने सारी चीज़ों को सही करके दे दिया। तो उन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया, कैसे उन्होंने कैटेगराइज किया, तो उन्होंने ध्यान दिया सेल स्ट्रक्चर पर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल स्ट्रक्चर पहले मायने रखेगा। साथ में मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन्होंने ध्यान दिया था। बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि उनकी देखो सबसे लाइन से बना सेल स्ट्रक्चर यानी कि क्या वो यूकैरियोट्स है या प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। दूसरा आता है क्या वो थैलस ऑर्गेनाइज्ड है, इसका मतलब होता है कि क्या बॉडी लेवल कैसी है, सेल की बनी है या टिश्यू की बनी है, या ग्रुप ऑफ टिश्यूज कौन ऑर्गन्स की बनी है, या फिर ऑर्गन सिस्टम पे आती है। इन सभी को अलग अलग उन्होंने डिफाइन किया था। इस चीज़ को और अच्छे से बताता हूँ मैं, वाइट बोर्ड पे चलते हैं अपन। क्या होता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन? थैलस ऑर्गेनाइजेशन इज अ बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि हो सकता है कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो सिर्फ सिंगल सेल का हो, या हो सकता है कुछ ऐसे सेल हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जो मल्टीपल सेल यानी टिश्यू के बने होंगे, सिर्फ टिश्यू के। पर हो सकता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जो बहुत सारे टिश्यू को मिलकर ऑर्गन और उसके अंदर आ गया हो, कुछ एक आध ऑर्गन बन गया हो, तो इस टाइप का ऑर्गेनिज्म आ जाए। या फिर हो सकता है कि बिल्कुल बहुत सारे ऑर्गन बन चुके हों उसके अंदर, ऑर्गन सिस्टम जिसको बोलते हैं। जैसे आई का एक ऑर्गन हो गया, हमारे हाथ ऑर्गन हो गए, पेट हो गए, माथा हो गया, ब्रेन हो गया, बाल हो गए, सब ऑर्गन ही है। तो ये जो ऑर्गन है ये हमारे बॉडी में एक सिस्टम है, ठीक है। हमारे देखो मेरा बताता हूँ, जैसे मैं एक सिस्टम की तरह काम कर रहा हूँ। मेरा माउथ जो है वो बोल रहा है, दिमाग सोच रहा है, हाथ मोबाइल को पकड़े हुए हैं और जो तुम्हें सिखा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, सब कोऑर्डिनेट हो रही है, एक सिस्टम से काम हो रहा है। तो मेरे मल्टीपल ऑर्गन एक सिस्टम से काम कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म को बांटा हुआ है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि क्या वो हेट्रोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक है। अगर ऑटोट्रॉफिक है तो ठीक है, लेकिन अगर हेट्रोट्रॉफिक है तो किस टाइप का हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक में पैरासिटिक, होलोजोइक, इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। अब अगर ऑटोट्रॉफिक है तो ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में भी दो तरह के होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्या होता है फोटोसिंथेटिक? जो फोटोसिंथेसिस की करके अपना फूड यानी भोजन प्रिपेयर कर ले, जो किसी पे डिपेंड ना हो, वो ऑटोट्रॉफिक के अंदर फोटोसिंथेटिक हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते हैं, वो केमिकल चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसे केमिकल को जैसे बहुत सारे नाइट्रोजन, नाइट्राइट्स के ऑक्साइड्स हमारे सोइल के अंदर रहते हैं, इन्हीं को खा खा के अपनी एनर्जी बना लेते हैं, यानी वो भी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं है। तो ये केमिकल एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। क्या वो रिप्रोड्यूस करते हैं? करते हैं क्योंकि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस तो करेंगे क्योंकि आगे करते हैं, लेकिन कौन सा रिप्रोडक्शन वो करते हैं, एसेक्सुअल या सेक्सुअल या दोनों। और एसेक्सुअल करते हैं तो कौन सा करते हैं, जिसको हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ा है, ठीक है। और मतलब इससे पहले भी तुमने 10th में पढ़ा होगा, फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सब पढ़ा होगा आपने। तो ये क्या है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाली टेक्निक्स हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाली टेक्निक्स जिसमें स्पोर्स बनते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट बनते हैं, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। और एक आता है लास्ट है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्लासीफाई में? कुछ ऐसा है जैसे कि सब लाइन से तो जमा दो तुम, जैसे कि लाइन से जमा दिया हमने कि एनिमल आ गया, एनिमल में ये आ गया, एलियन में ये आ गया, ऐसे लाइन से जमा दिया। पर आपको इसके अलावा भी कुछ ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर हम कंसिडर करें एक ह्यूमन बीइंग है और एक मंकी है, बना दिए जैसे होता है सब मंकी, ये मंकी है और ये ह्यूमन बीइंग है। तो इसमें दोनों में कुछ डिसिमिलर भी हैं और कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं। डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं कि इसकी पूँछ है, इसकी पूँछ नहीं है, मेनली तो यही। दूसरा, इसके जो हेयर हैं पूरे बॉडी पे होते हैं, इस पे नहीं है। अगर सिमिलरिटीज़ की बात करें तो पूरी बॉडी डिज़ाइन एक जैसी है। जहाँ पर फेस होना चाहिए वहीं फेस है, जहाँ पे पाँव होने चाहिए वहाँ पाँव है, जहाँ हाथ है वहाँ हाथ है, जहाँ गर्दन है वहाँ गर्दन है, जैसा आँख है जैसे नाक है, जिस जगह पे नाक है उसी जगह नाक है। तो सब स्ट्रक्चर एक जैसा सिमिलर है और डिसिमिलर भी है। लेकिन अगर इसके केस में अगर मैं ये घोड़ा खड़ा कर दूँ, ये घोड़ा बना दिया मैंने जैसा तैसा, ये पूँछ भी बना दी, ये घोड़ा बना दिया। अब इस घोड़े को अगर कंपेयर करूँ
तीनों को आपस में कंपेयर करूँ तो सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी इन दोनों की होती है बजाय घोड़े के। तो यहाँ पर ये दोनों पास पास में रहने चाहिए, इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। कि अगर हम घोड़े को भी शो कर रहे हैं, स्पीसीज बता रहे हैं उसको बता रहे हैं, जेनेरा में भी रख रहे हैं किंगडम के अंदर, तो हम ये भी बताएं उसमें कि किस टाइप से मंकी और ह्यूमन बीइंग पास में रहेंगे और घोड़ा दूर रहेगा। ऐसा नहीं कि मंकी और ह्यूमन के बीच में घोड़ा आ गया, तो थोड़ा दूर रखना उसको। अब बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। सबसे पहले देखो 5 किंगडम है, आपको याद रखना है मुंह पे। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगाई, चौथा है आपका प्लांटेई एंड पांचवा है एनिमेलिया। तो जो फंगाई है और मोनेरा प्रोटिस्टा है, इन सब के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले मोनेरा की बात कर लेते हैं। मोनेरा में क्या है, ये मैं आपको ये इस शीट के बजाय थोड़ा दूसरी शीट पे पहले समझाता हूँ, उसके बाद उसको पढ़ते हैं अपन, ठीक है। देखो मोनेरा एक ऐसा किंगडम है, याद रखना बेटा जो समझा रहा हूँ मैं इस शीट पे। मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म होंगे। मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म होंगे बेटा। दूसरा, इसमें सिर्फ यूनिसेल्युलर ही ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। और अधिकतर मोनेरा में बैक्टीरिया ही आते हैं। मतलब सारे के सारे बैक्टीरिया आपको कहाँ मिलेंगे, मोनेरा में, जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, जिनकी न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होती हैं, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, ये तो मोनेरा का था। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा जो है एक ऐसा किंगडम है जिसमें सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये तो सेम हो गया, ये मोनेरा से सेम हो गया, पर वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स की जगह यूकैरियोट्स होते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोट्स। ये 2 चीज़ें रहती है। और ये साथ में क्या होते हैं इसमें, ये खुद भी डिपेंड रहते हैं, मतलब ये ऑटोट्रोफिक भी होते हैं और हेटरोट्रोफिक भी होते हैं, यानी कुछ ऐसी कंडीशन इसके अलावा ये मोनेरा से ऐसे डिफरेंट है। अब तीसरा देखते हैं फंगाई के बारे में। व्हाट इज फंगाई? फंगाई के अंदर क्या है, देखो ध्यान से, ये जो है ये ना तो एनिमल है ना प्लांट है, ये दोनों का मिक्सअप कॉम्बिनेशन है। जैसे इस एनिमल सेल के अंदर कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, तो फंगी के अंदर भी सेल वॉल होती है। फंगी के अंदर क्या होती है, सेल वॉल। पर ये ऑटोट्रोफिक नहीं होता है, ये प्योरली हेट्रोट्रोफिक होता है। ये क्या होता है, हेट्रोट्रोफिक होता है। क्या? क्योंकि ये दूसरों पे डिपेंड होता है, ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकता। सेल वॉल प्रेजेंट है, अच्छी बात है, पर हेट्रोट्रोफिक है। तो सेल वॉल वाली बात किस पे डिपेंड हो रही है, प्लांट पे, और हेट्रोट्रोफिक डिपेंड हो रही है एनिमल पे। यानी कि ये प्लांट की भी कुछ वैरायटी है और एनिमल की कुछ वैरायटी है। अब देखो प्लांट वाले किंगडम में, प्लांटे किंगडम में क्या होता है, वो मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं, साथ में यूकैरियोट्स भी होते हैं। फंगी भी यूकैरियोट्स हैं, मतलब प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमल चारों के चारों यूकैरियोट्स हैं। सिर्फ मोनेरा किंगडम प्रोकैरियोट्स हैं। अब प्लांट किंगडम में क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर है, यूकैरियोट्स हैं, पर यहाँ पर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की होती है बनी हुई, लेकिन जितने भी फंगी हैं उनकी सेल्यूलोज होती है काइटिन की बनी हुई। याद रखना बेटा, उधर अपन भूल गए थे काइटिन बोलना। काइटिन एक टाइप का एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो कि फंगी की सेल वॉल बनाती है, ठीक है। और सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज वो किसकी सेल वॉल बनाता है, ओनली प्लांट की, ठीक है। अब देखते हैं आगे एनिमेलिया। अब एनिमेलिया तो सीधा सिंपल सा है, एनिमेलिया। अब इसमें क्या है, ये भी मल्टी सेल्यूलर है, ये भी यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। साथ में ऐसा नहीं कि मल्टी सेल्यूलर हैं, ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, प्लांट भी यूनिसेल्यूलर कुछ क्वांटिटी में, मतलब देखा जाए ना तो एल्गी यूनिसेल्यूलर भी होती है, और एनिमल सेल में भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो देखो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स भी होते हैं, साथ में ये हेट्रोट्रोफिक होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रकार का क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। लास्ट में एक और चीज़, इनके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती। याद रखना बेटा इस चीज़ को, सेल वॉल नहीं होती इसमें,
तो ये देखो, ये छोटा मोटा ओवरव्यू मैंने आपको समझा दिया कि कैसे क्या डिफरेंस होता है इनमें। अब बढ़ते हैं शीट की तरफ। अब पढ़ते हैं बैक्टीरिया को। देखो मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया ही पहले नाम आ गया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। मोनेरा का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो मेंबर है वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। शेप का अगर आधार पर देखें कि बैक्टीरिया कितने शेप के होते हैं तो 4 तरह के: स्फेरिकल कोकस, रोड शेप बेसिलस, कोमा शेप विब्रियो एंड स्पाइरल स्पिरिलियम। यहाँ पर आप ये समझ लो, देखो स्पाइरल शेप में, स्पाइरल मतलब होता है गोल शेप में, कौन रहेगा? कोकस। रोड शेप में कौन रहेगा? बेसिलस नाम का बैक्टीरिया। कोमा शेप जो स्ट्रक्चर रहेगा वो विब्रियम का रहेगा, और स्पाइरल फॉर्म जो होता है स्पिरिलियम का होता है। तो देखो यहाँ पर ये जो कोकस है ये गोल शेप में, देखो राउंडेड फॉर्म में, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है स्फेरिकल कोकस। दूसरा देखो विब्रियो, तो विब्रियो का ये 3rd नंबर पे कोमा शेप, तो देखो कोमा जैसा लग रहा है। और ये देखो बेसिलस, किसके जैसा दिख रहा है? ये बेसिलस आपको बिल्कुल रोड शेप का दिख रहा है, रोड शेप का, देखो रोड शेप का। और यहाँ पे स्पिरिलियम को देखो, बिल्कुल एक क्या है? स्फेरिकल, मतलब एक स्प्रिंग वाला है ना, स्पाइरल हुआ है, घुमा हुआ है, तो देखो स्पिरिलियम इसका नाम आ गया। ऐसे ही इसी के आधार पर हमने बैक्टीरिया को भी 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक बैक्टीरिया को बोलते हैं आर्क बैक्टीरिया, और एक बैक्टीरिया को बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया। ये देखो बैक्टीरिया 2 तरीके से डिवाइड किए गए हैं, आर्क बैक्टीरिया और दूसरे को बोला गया यू बैक्टीरिया। किस टाइप पे इनको डिवाइड किया गया? इनके नॉर्मली सेल वॉल के ऊपर, ठीक है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल की है बहुत खतरनाक होती है आर्क बैक्टीरिया की, ये बहुत मतलब प्रिमिटिव टाइप के लगते हैं, इसलिए इनको अलग ही बना दिया। और यू बैक्टीरिया जो आज के टाइम के लगते हैं उनको अलग बना दिया। अब आर्की बैक्टीरिया को ध्यान से देखो क्या क्या है इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। इसको आज ख़त्म कर देंगे अपन, टॉपिक को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, पर समझना इम्पोर्टेंट है। देखो आर्की बैक्टीरिया, दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीमली सॉल्ट एरिया कॉल्ड हेलोफिल्स। ये बेटा आर्की बैक्टीरिया इतने डेंजर होते हैं कि कैसे भी मतलब एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, कैसी भी खतरनाक कंडीशन आ जाएगी ये सर्वाइव कर जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा नमक है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, जहाँ पर जाके बॉडी गलना स्टार्ट हो जाती है लोगों की, वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो होती ही ऐसी बनी होती है, इनकी बॉडी डिज़ाइन ही ऐसी होती है कि ये वहाँ पर भी काम करते हैं। तो इस टाइप के बैक्टीरिया जो सोल्टी एरिया में भी अपने आप को बचा के रखते हैं उनको बोलते हैं हेलोफिल्स। हेलोफाइल्स भी बोल सकते हैं, हेलोफिल्स भी कह सकते हैं। और जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा गर्मी वाले टेम्परेचर जो इतना ख़तरनाक है उसको भी बर्दाश्त कर जाएं, और जो बहुत ज़्यादा एसिडिक मटेरियल को भी बर्दाश्त कर जाएं, उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक है बेटा, इसको याद रखना अच्छे से, जैसे कि तुम्हारी बुक को भी यहीं पे बुक में भी सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अब देखो दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट ड्यू टू द डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है, यू बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग रहते हैं। एंड मिथेनोजेंस आर द प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। मिथेनोजेंस नाम से भी बैक्टीरिया हैं, नाम से समझ आ रहा है मिथेन, ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं? ये बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। ये जो एनिमल्स के रूमिनेंट नाम का जो गट होता है, जो एक कैविटी होती है, वहाँ पर जाके प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या करता है, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल आता है उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। बायोगैस बनाने में भी इसका यूज़ होता है। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। देखो आर्की बैक्टीरिया में 3 बैक्टीरिया पड़े, हेलोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स एंड लास्ट टाइम मिथेनोजेंस। हेलोफिल्स में सोल्टी एरिया में रहने वाले, थर्मो एसिडोफिल्स जो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को भी सहन कर सकते हैं। मिथेनोजेंस जो बहुत ज़्यादा मीथेन वाली क्या बनाने का काम करते हैं, इनका खतरनाक होता है इनका सेल वॉल, में बता रहा हूँ आपको। अब यू बैक्टीरिया की बात करते हैं। यू बैक्टीरिया में क्या आता है, यू बैक्टीरिया नॉन एज द ट्रू बैक्टीरिया, इनको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। इनके पास रिजिड मोटी सेल वॉल होती है, और अगर ये मोटाइल है, देखो मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं। अगर ये मोटाइल है ना तो इनके पास एक फ्लैजेला होगी। फ्लैजेला क्या होती है, जैसे कि आपने कभी स्पर्म सेल का डायग्राम देखा हो तो देखो ये कुछ ऐसा होता है स्पर्म सेल, ये तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं टेल। एक्चुअल में टेल नहीं है, फ्लैजेला है, फ्लैजेला।
क्या होती है फ्लैजेला? जो पर्टिकुलर सेल को मूव करने में हेल्प करती है, मूव एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती है। तो ऐसे अगर बैक्टीरिया वैसे नॉन मोटाइल हैं, लेकिन अगर मोटाइल हैं तो उसमें एक फ्लैजेला होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी और एक से कम नहीं होगी। मोटाइल है तो एक फ्लैजेला होगी बस। द साइनोबैक्टीरिया और द ब्लू ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए। साइनोबैक्टीरिया के पास, साइनोबैक्टीरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी जैसा नाम क्यों आया है इसका? क्योंकि ये जब एग्रीगेट कंपोजिशन में आता है, एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा साइनोबैक्टीरिया, तब ये एल्गी जैसा दिखता है। पहले साइंटिस्ट से बहुत सारे कन्फ्यूज हो गए थे, इसको एल्गी में रख दिया था, एल्गी यानी प्लांट किंगडम में जमा दिया था इस बैक्टीरिया को। जैसे कार्लोस लिनियस का बोला था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उधर जमा दिया। क्यों जमा दिया? क्योंकि ऐसा लगता था कि क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकता था ये, इसके पास जो ग्रीन पिगमेंट था वो बड़े बड़े प्लांट्स में होता है, क्लोरोफिल है, तो इसमें भी प्रेजेंट था, तो हो सकता है ये भी एक प्लांट हो। पर ये नहीं, ये एक टाइप का बैक्टीरिया था जो खुद से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बना सकता है, जो हमेशा किसी पर डिपेंड नहीं रहता है, खुद भी अपना खाना बना लेता है। फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक ऑटोट्रॉफी लिखा हुआ है यहाँ पर। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, एक सेल का होता है, कॉलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म में भी दिखता है, मेराइन एंड टेरेस्ट्रियल एल्गी में, मतलब जहाँ पे पानी है, जहाँ पे टेरेस्ट है वहाँ पे मिल जाएगा। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द गैलेनियस शीथ। साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनीज जो है वो एक शीथ से कवर रहती है, शीथ होती है, शीथ मतलब एक लेयर होती है, उस लेयर से कवर रहती है जो उन सबको एक जगह इकट्ठा करके रखती है, इसको बोलते हैं गैलेनियस शीथ। इस पर क्वेश्चन आ सकता है। Some of the cyanobacteria can fix atmospheric nitrogen specialized cell called heterocyst, for example Nostoc and Anabina. Nostoc and Anabina भी दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? जो नाइट्रोजन में, जो एयर के अंदर जो नाइट्रोजन है, जो गैस एक टाइप की, उस गैस वाली फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसको यूज़ करके कंपाउंड बना देते हैं। कंपाउंड इन द सेंस नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उस टाइप से बना देते हैं। तो एक बहुत अच्छा मतलब इनके पास फंक्शन होता है हेटेरोसिस्ट वाला। अब देखो यहाँ पर, ये तो हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक, एक और ऑटोट्रॉफिक है। देखो अभी हमने पढ़ा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, अब हम पढ़ रहे हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। कीमो इन द सेंस जो क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को यूज़ करेगा। तो केमिकल एनर्जी जैसे कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ ने क्या किया, हेटेरोसिस्ट ने क्या किया कि नॉस्टोक एनाबिना जो बैक्टीरिया था उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन जो एयर में थी उसको प्रेजेंट जो थी उसको कंपाउंड बना दिया। कौन कौन से कंपाउंड? नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, अमोनिया और भी इस टाइप की और भी चीज़ें। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, इन्हीं कंपाउंड को, कौन से कंपाउंड ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं उनके एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ये लिखा हुआ है एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि एटीपी प्रोडक्शन के लिए। एनर्जी को हम एटीपी में नापते हैं, तो वो इन्हीं को खा लेते हैं और एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो बहुत अच्छा सिस्टम है। अब देखो इसकी डिटेल पढ़ते हैं अपन। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर, ये डिकम्पोज अच्छे से करते हैं। डिकम्पोज मतलब सड़ाते हैं किसी चीज़ को अच्छे से। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, राइजोबियम लैक्टोबैसिलस जो होता है, लैक्टोबैसिलस एक कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है। जैसे कि जो दूध में होता है, दूध से कर्ड बनता है ना, तो वहाँ पर एक लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, दूध को कर्ड में चेंज कर देता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलियम, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, राइजोबियम बैक्टीरिया। सम ऑफ द पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैथोजेंस होते हैं यानी हानिकारक होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, क्रॉप के लिए, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस हैं, ये कुछ बीमारियां हैं जो ह्यूमन बींग को लग जाती हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की वजह से। ये बैक्टीरिया मतलब ये क्या करते हैं, ये पैरासिटिक भी होते हैं कभी, तो मतलब एक टाइप का क्या करता है, ये एक टाइप अगर ये किसी में ऑर्गेनिज्म में आ गए ना तो उनको बीमारी फैला देता है। बैक्टीरिया प्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, रिप्रोड्यूस करने का जो तरीका है फिजन है और स्पोर फॉर्मेशन है। अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और डीएनए को ट्रांसफ़र कर देते हैं, कॉन्जुगेशन जिसको बोलते हैं। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को डीएनए ट्रांसफ़र करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। अब एक और टाइप का बैक्टीरिया फाइंड आउट हुआ है जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा है, ये बिल्कुल अलग किस्म का बैक्टीरिया है जो दूसरे बैक्टीरिया से बड़ा डिफरेंट है। जैसे ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इनके पास किसी भी प्रकार की सेल वॉल नहीं होती, जैसा कि बैक्टीरिया में होता है वैसे इसके पास सेल वॉल भी नहीं है। ऊपर से बैक्टीरिया से भी छोटा है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन।
तीन चीज़ें याद रखना है। सबसे छोटा है, बिना सेल वॉल की काम करता है, और तीसरा इसके पास क्या है, सेल वॉल नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, और सबसे छोटा है। ये तीन चीज़ें। तो आज हमने मोनेरा किंगडम पढ़ा, और इससे पहले कुछ साइंटिस्ट के नाम पढ़े, इन सभी को याद रखना है। इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो लाइव क्लास में आके उनके क्वेश्चन की क्वेरी जो भी हो आपको उसको रिजॉल्व करना है। ओके बेटा, पार्ट 2 लेके आएंगे तो उसमें अपन प्रोटिस्टा को कवर करेंगे। ओके।